भारत के संविधान के आर्टिकल 16 में ये व्यवस्था किया गया है कि अगर कोई पब्लिक पोस्ट खाली होता है तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट निकलना चाहिए और देश भर के वकीलों को उसमें बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो है छन करके जो मेरिटोरियस लोग आए उसकी बहाली होनी चाहिए। अगर किसी की बहाली भारत के संविधान के आर्टिकल 16 को ताक पर रख करके अगर बहाली कर दिया गया है तो ऐसे लोगों पर जिन्होंने बहाली किया है या जो इस बहाली में शामिल हैं वैसे लोगों पर तो संविधान विरोधी काम करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अनुभव भी मायने रखता है। अनुभव भी मायने रखता है। 3 साल का अनुभव का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आरएसएस कोटा क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आरएसएस कोटा कहाँ से हो गया? कोटा का 3 ही क्राइटेरिया है, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये जिस समाज से आते हैं वो दामाद तो उनका सवर्ण है, शायद भूमिहार समाज के हैं, तो वो तो न तो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है और न उनके समाज का प्रतिनिधित्व कम है। तो वो कैसे आरएसएस कोटा से कैसे नियुक्त हो सकते हैं? और आरएसएस कोई सरकार है क्या? बिहार में दामाद के बाद अब बेटियों पर बवाल है। आपको मालूम होगा, पहले तो अशोक चौधरी के दामाद को लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे थे। कहा था अशोक चौधरी ने कि आरएसएस कोटे से जो है उनके जो दामाद हैं वो है धार्मिक न्यास बोर्ड के जो है सदस्य बने हैं। वहीं अब संजय झा की बेटी जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनकी बेटी जो है सरकारी वकील बनती है। इसको लेकर भी लगातार राजद सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ इन्हीं सब दोनों मुद्दे पे बातचीत करने के लिए अरुण कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले तो संजय झा की बेटी को लेकर बातचीत करेंगे। आप भी वकील हैं और उनकी दोनों बेटियां सरकारी वकील बनी है, इस पे क्यों इतना बवाल हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 16 में ये व्यवस्था किया गया है कि अगर कोई पब्लिक पोस्ट खाली होता है तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट निकलना चाहिए और देश भर के वकीलों को उसमें बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। प्रिलिमिनरी टेस्ट होना चाहिए, मेन टेस्ट होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है छन करके जो मेरिटोरियस लोग आए उसकी बहाली होनी चाहिए। ये भारत के संविधान का आर्टिकल 16 कहता है, जो कि फंडामेंटल राइट है भारत के लोगों का। तो अगर किसी की बहाली इन सब नियमों को, भारत के संविधान के आर्टिकल 16 को ताक पर रख करके अगर बहाली कर दिया गया है तो ऐसे लोगों पर जिन्होंने बहाली किया है या जो इस बहाली में शामिल हैं या जिन्होंने पैरवी करके अपने लोगों को लाभान्वित जो हुआ है वैसे लोगों पर तो संविधान विरोधी काम करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हु इज एलिजिबल फॉर दैट वेरी पोस्ट। उस पोस्ट के लिए जितने भी लोग एलिजिबल हैं सबको मौका होना चाहिए। तब तो ये राजतंत्र हो गया ना कि हम राजा हैं तो हम अपना बेटा को, बेटी को, भाई को, हम किसी को भी बहाल कर दें सरकारी पदों पर। मंत्री जी अपने बेटे को सेट कर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बहाली बिल्कुल असंवैधानिक है, आर्टिकल 16 का उल्लंघन है और इसमें अगर पहल किया जाए न्यायालय में तो ये बिल्कुल सेटिसाइड होगा, रद्द होगा और उनकी बहालियाँ रद्द होंगी। चूँकि इस तरह का विदाउट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू अदर लॉयर्स हु आर एलिजिबल टू बी appointed on that post, it is absolutely illegal, improper, unconstitutional। प्रक्रिया क्या है सरकारी वकील? प्रक्रिया सरकारी वकील का है कि भाई उसमें वैकेंसी निकाला जाना चाहिए, सारे लोग अप्लाई करेंगे, उसमें जो मेरिटोरियस होगा, पीटी प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मेन टेस्ट होगा और उसमें जो छन करके आएंगे उन लोगों को सरकार बहाल करेगी। अनुभव भी मायने रखता है। अनुभव भी मायने रखता है। 3 साल का अनुभव का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि 3 साल अनुभव हो तबे जुडिशियल मजिस्ट्रेट में होना चाहिए। तो यहाँ भी वकील में भी वही होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस आप ऐसे ही कैसे अपने प्रभाव का यूज करके किसी को बना दीजिएगा? तो आर्टिकल 16 है कि नहीं है? 16 का वायलेशन करके बनाया जा रहा है। तो ये सब गलत नियुक्तियाँ हैं। ऐसे नियुक्तियों को हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आउटराइटली सेटिसाइड करना चाहिए अगर वहाँ पिटीशन पड़ता है तो, या सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लेना चाहिए हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, और स्व संज्ञान लेकर के और उसको रद्द किया जाना चाहिए। अब तो बेटी की बात हो गई, अब दामाद की बारी है। अशोक चौधरी जेडीयू के बड़े नेता, उनके जो दामाद है उनके बारे में वो कह रहे हैं कि उनकी जो बहाली हुई है, धार्मिक न्यास बोर्ड के जो सदस्य बने हैं, वो आरएसएस कोटा से हुआ है। तो आरएसएस कोटा क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आरएसएस कोटा जो है इन लोगों का, आरएसएस बता दूं कि अभी ये रजिस्टर्ड संगठन भी नहीं है।
भारत में आरएसएस रजिस्टर्ड संगठन भी नहीं है, शायद ऐसा हम जानते हैं। और आरएसएस कोटा कहाँ से हो गया? कोटा तो भारत के संविधान में है। कोटा किसके लिए होता है? जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, माने जिसको नीच दृष्टि से समाज में देखा जाता है, उसके लिए कोटा होता है। जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, माने जिस समाज में शिक्षा की कमी है, उसके लिए कोटा है। और जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है, नगण्य है सरकारी नौकरियों में, उसके लिए कोटा होता है। तो कोटा का 3 ही क्राइटेरिया है: सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये जिस समाज से आते हैं, कौन? अशोक चौधरी, जिनका पारसी समाज। हाँ, जिनका दामाद, तो वो दामाद तो उनका सवर्ण है, शायद भूमिहार। भूमिहार समाज के हैं। तो वो तो न तो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, न शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, और न उनके समाज का प्रतिनिधित्व कम है। तो वो कैसे आरएसएस कोटा से कैसे नियुक्त हो सकते हैं? और आरएसएस कोई सरकार है क्या? ये तो अपने आप ये साबित कर रहा है कि भारत सरकार और बिहार सरकार नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। आरएसएस अपना कोटा तय कर रहा है इनके राज्य में। तो नीतीश जी का जो मानसिक, जो अभी देखने में जो आ रहा है कि वो सोच नहीं पा रहे हैं, उनसे गलत काम करवाया जा रहा है, 3-4 आदमी घेर करके जो चाहते हैं उनसे करवा लेते हैं। इसी का रिजल्ट है ये कि आरएसएस कोटा तक बोल रहे हैं अशोक चौधरी जी। उनको, हमको लगता है कि वो संविधान को देखते ही नहीं, घर में रखते हैं भी कि नहीं। आरएसएस कोटा कैसे हो सकता है? वो आरएसएस कोई सरकार है? एक सामाजिक संगठन है, और सामाजिक संगठन का सरकारी नियुक्तियों में कैसे कोटा हो जाएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। अथी का जो मेंबर होता है आयोग का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। तो धार्मिक न्यास बोर्ड का बने हैं ना, तो धार्मिक न्यास बोर्ड का भी नियुक्ति जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, और उस पर ऐसे नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आरएसएस कोटा कहा जाना बिल्कुल संविधान का अपमान किया है अशोक चौधरी जी ने, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हमें लगता है कि उनकी अज्ञानता है कि इस प्रकार के असंवैधानिक बात उन्होंने किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी थे। इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में जो है जमाई दामाद को लेकर जो बवाल हो रहा है, और अब संजय झा की बेटी को लेकर भी बवाल हो रहा है, क्योंकि वो जो है सरकारी वकील उन्हें बनाया गया। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।